नमस्कार दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस मेंस में जो नया सिलेबस है उसके अनुसार कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। 2018 के चारों पेपर्स हमने देखे। 2019 में 3 पेपर्स जीएस के हमने देख लिए हैं। अब चौथे पेपर की बात है, एथिक्स की बात है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। यहाँ से सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। लघु उत्तरी प्रश्नों में आपसे पूछा गया था कि नीति शास्त्र क्या है। आपको बताना है कि एथिक्स क्या है और मानव जीवन में इसकी भूमिका क्या है। एथिक्स की भूमिका क्या है मानव जीवन में, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक टाइप का है। आगे देखिए, एक मिनट। हाँ, नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण की क्या प्रक्रिया है। मतलब ये है कि किसी व्यक्ति में नैतिक मूल्य डालने हों या मजबूत करने हों तो उसकी क्या प्रक्रिया, कैसे किया जा सकता है। क्या नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से चरित्र निर्माण में सहायता प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। इसकी विवेचना करनी है। कम शब्दों में लिखना है, 125 शब्दों में। 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए तीसरा प्रश्न, इन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। पहला क्वेश्चन है, पहला मतलब टॉपिक है लोक सेवक की नैतिक जिम्मेदारियाँ। नैतिक जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं एक लोक सेवक की, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और साथ ही साथ लोकहित और सूचना का अधिकार, ये बताइए सूचना का अधिकार का लोकहित से क्या संबंध है। बेसिकली इस रूप में आपको इसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर देखिए। सार्वभौम धर्म क्या है, यूनिवर्सल रिलीजन क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। ये बताना है कि सार्वभौम धर्म क्या है और इसके प्रमुख तत्व क्या है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 5वां, गांधी के असहयोग आंदोलन पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करना है। वैसे तो हमने ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें, दार्शनिक दृष्टि से असहयोग आंदोलन को हम किस रूप में देख सकते हैं, ये पूछा गया था। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 6, लोक सेवकों की लोकतंत्री अभिवृत्ति और अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति में अंतर बताना है, विभेद करना है। देखिए, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, इनमें क्या अंतर है, ये आपको बताना है। अगला 7वां प्रश्न, जनता के विरोध के संबंध में अनुनय के गुणों और अवगुणों की व्याख्या कीजिए। देखिए लगातार ऐसे प्रश्न आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं सिलेबस में, सिलेबस की जो मैं बात कर रहा था, बताया था कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि किस टॉपिक को स्टैटिक के तौर पर लिया जा सकता है, मतलब इस टाइप का कंसेप्चुअल, और किस टॉपिक को केस स्टडी में शामिल किया जा सकता है। वहाँ मैंने बताया था कि एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। और ये देखिए, एटीट्यूड के अगले हिस्से में हमने परसुएशन की बात की थी, उस पर प्रश्न आया है, पिछले साल भी आया था, आगे भी हो सकता है देखने को मिल जाए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, सिविल सेवा के संदर्भ में इनकी क्या प्रासंगिकता है, परीक्षण करिए। ये 3 बातें हैं, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए और दृढ़ विश्वास का साहस होना चाहिए। ठीक है, करेज ऑफ कन्विक्शन, इस पे आपको इसकी प्रासंगिकता पे बेसिकली बात करनी है, लिखना है। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान से पढ़िए। हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए कि कैसे इस यौन उत्पीड़न को रोका जा सकता है, आप बताइए। ये पूछा गया है। इसमें आप अपने तरीके से अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है, आज़ादी है इस प्रश्न में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ और संविधान के खिलाफ आपकी बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, आप एक ईमानदार तथा उत्तरदायी सिविल सेवक हैं। आप प्रायः निम्नलिखित को प्रेक्षित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, एक सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने से स्वयं को भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और परिवार के लिए भी समस्या पैदा हो सकती है, जबकि अनुचित आचरण जीविका लक्ष्यों में पहुंचने में सहायक होते हैं। करियर गोल्स को अच्छे से अचीव किया जा सकता है। आप देख रहे हैं ये सब। एक और चीज़ देख रहे हैं आप, जब अनुचित साधनों को अपनाने वालों की संख्या बड़ी होती है तो नैतिक साधन अपनाने वाले अल्पसंख्यक लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसमें से 1-2 आदमी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करे, ईमानदार बनने की कोशिश करे, तो आप देख रहे हैं कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है।
अब कहा जा रहा है कि ये जो कथन दिए गए हैं दोनों, उनके गुणों और दोषों की जांच करिए। इनमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, ये बातें आपको बतानी है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि आप कितने नैतिक हैं। आगे प्रश्न संख्या 11, अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, धार्मिक कट्टरता किसी भी लोकतांत्रिक देश की उन्नति में बाधक रही है, विवेचना करिए। धार्मिक कट्टरता बताना है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, कार्ल मार्क्स के सामाजिक और राजनीतिक विचारों की समकालीन लोक सेवा में भूमिका की परीक्षा कीजिए। कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिए थे लोक सेवा में, अभी लोक सेवा में क्या उनकी भूमिका है, ये बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना कि यार कहाँ से ये कार्ल मार्क्स, कभी कांट, किसके बारे में पूछ दिया जाता है। ये सारी चीज़ें सिलेबस का हिस्सा है, हमें पढ़नी है सब कुछ, कि जो वेस्टर्न फिलासफर हैं उनको भी पढ़ना है, जो इंडिया के रहे हैं, एशिया के रहे हैं, उन्हें भी पढ़ना है। और उनमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने सिलेबस के डिस्कशन में बताया था। ठीक है जी। आगे देखिए, अवसाद और आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने में गीता का निष्काम कर्मयोग किस प्रकार सहायक हो सकता है, विवेचना करिए। ये भी जब हम फिलासफी पढ़ेंगे ना, इंडियन फिलासफी, तो उसमें हमें गीता के कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें एक बात है निष्काम कर्मयोग, वो किस प्रकार सहायता करती है लोगों को डिप्रेशन से बाहर आने में, आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने में, ये बताना है। आगे अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ा होगा ना, निष्काम कर्मयोग क्या है, थोड़ा बहुत कहीं सुन लिया होगा, तब भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत क्या हैं। ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, जो पब्लिक लाइफ है उसमें 7 सिद्धांत कौन से हैं, क्या वे सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता है, मूल्यांकन करिए। बढ़िया क्वेश्चन है। आचार संहिता वैसे भी अलग से भी पढ़ना है, और ये जो 7 सिद्धांत हैं क्या वो आचार संहिता है, आप इसका मूल्यांकन करिए। आगे देखिए, ध्यान से समझिए इसको। आप एक पीसीएस अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं और विभिन्न चरणों को पार कर व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु अर्ह हो गए हैं। मतलब आपने प्री निकाल लिया है और मेंस निकाल लिया है, अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। साक्षात्कार हेतु जाते समय रास्ते में आपने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पोती के साथ कहीं जा रहा है। अचानक उसे आपके सामने दिल का दौरा पड़ता है और बुजुर्ग की पोती आपसे सहायता की पुकार करती है। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, इस पर चर्चा करें विस्तृत। 12 नंबर का है, बताइए आप क्या करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी ने भी पूछे हैं पहले। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखिए। अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है, परंतु ऐसे भी उदाहरणों की कमी नहीं है जहां संपन्न और शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या है, ये बताइए। उदाहरणों के साथ अपने उत्तर को पुष्ट करिए। इस तरह की चीज़ें आपको वैसे भी मतलब सोचती रहनी चाहिए। ऐसे आप सोचिए, विचार करिए कि यार ऐसा क्यों है। मान लेते हैं किसी के पास पैसा नहीं है, तो एक वो कह सकता है, जस्टिफिकेशन दे सकता है, सफाई दे सकता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने भ्रष्टाचार कर लिया। हम यहाँ देख रहे हैं करोड़पति हैं लोग, फिर भी नहीं मानते। बताइए एग्जाम्पल देके। आगे प्रश्न संख्या 17, क्या सार्वजनिक सेवाओं में समानुभूति की कोई भूमिका है। ये देखिए, एक मिनट, प्रश्न है, क्या सार्वजनिक सेवाओं में सहानुभूति और समानुभूति में अंतर आपको पढ़ना होगा, इसकी कोई भूमिका है, उदाहरण के साथ अपनी बात समझा दीजिए। हो गया। एम्पैथी है, ध्यान रखिएगा, सिंपैथी और एम्पैथी का अंतर पता होगा, बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे। और देखिए फिर से आ गया इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इसकी वीडियो पड़ी हुई है। एटीट्यूड, परसुएशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाकर उनको देखिए। उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। देखिए, प्रशासन में भावात्मक बुद्धि की उपादेयता की विवेचना कीजिए। वहाँ मैंने बताया था कि इसका क्या रोल है। ठीक है जी, तो सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19, ध्यान से समझिए। सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति के निर्माण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, ये भी हमने बात की थी। देखिए, एक ही दो टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप सिलेबस समझिए, पैटर्न को समझिए, यही तो दिखाना चाह रहा हूँ
कि कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। जब आप एक बार समझ जाते हैं ना, मज़ा आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तैयारी बहुत आसान है। देखिए फिर से पूछ लिया, कह रहा है कि कौन से कारक प्रभाव डालते हैं इनके निर्माण में, और आप जो है उदाहरण दे के पुष्ट कर दीजिए अपना उत्तर। हो गया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, ध्यान से समझते हैं। मीनू सदैव अपनी सहेलियों को यह बताती रहती है कि उसे समाज सेवा में बड़ा लगाव है। ठीक है, समाज सेवा से बहुत लगाव है। उसकी सहेलियों ने पाया कि किसी भी समाज कल्याण कार्यक्रमों में वह सहभागिता नहीं करती। उसकी एक सहेली के पिता एक गैर सरकारी संगठन से संबद्ध है, एनजीओ चलाते हैं, तथा वह समाज के गरीब वर्गों के लिए निरंतर निस्तर लिखा हुआ है समाज कल्याण कार्यक्रम जैसे मुफ्त कपड़े, दवाइयों आदि का वितरण आयोजित करते रहते हैं। ठीक है। मीनू की सहेली ने कई बार एनजीओ के लिए समय देने के लिए कहा, पर मीनू ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। मीनू के व्यवहार के लिए क्या संभावित स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं? ये मतलब ऐसा क्यों कर रही है, उसका व्यवहार ऐसा क्यों है? मनोवैज्ञानिक तौर पर इसका औचित्य सिद्ध कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको आप एटीट्यूड से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न रहे 2019 के 4th पेपर के। ठीक है जी, इसको समझिए, बार बार वीडियो को देखिए और उसके आधार पर तैयारी करिए। बाकी ये सारी चीज़ें अपनी जगह। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।